हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, कल मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था और हमने फिर गगनयान के बारे में भी देखा था। आज उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब इनॉग्रेट किया अलग अलग फैसिलिटीज़ को, उसी में कुछ नाम सामने आ रहे हैं। 4 IAF पायलट्स नेम्ड एज पॉसिबल गगनयान क्रू, तो वो एक न्यूज़ है। प्लस फिर एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। मोदी जी का ऐसा कहना है कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा बाय 2035। देखो, आज की डेट में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, वो वर्ल्ड की 5 कंट्रीज़ के द्वारा ओन किया जाता है, जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वर्ल्ड की 5 कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज के द्वारा ओन किया जाता है, जिसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चाइना जो है वो अपना स्पेस स्टेशन भेजने की प्रयास में लगा हुआ है। चाइना का इन 5 कंट्रीज़ में नाम नहीं है जो मैं आपसे बोल रहा था, तो आप मुझे नाम बताइएगा कमेंट में। और इंडिया भी कह रहा है कि हम भी 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो बना लेंगे। तो ये एक न्यूज़ है। इसके बाद देखिए, आज की 2 न्यूज़ जो हैं, जो मेन है, एक मैंने दूसरे न्यूज़पेपर से ली है, बिजनेस लाइन से, और एक न्यूज़पेपर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से है। द हिंदू में इतना कोई डिटेल में जाने वाला आर्टिकल था नहीं। तो अफ्रीकन एक्सपर्ट्स टू कंडक्ट सर्वेज ऑन ट्रांसलोकेटिंग चीतास टू 2 सेंचुरीज इन MP, ये भूपेंद्र यादव जी ने बोला है। और एक न्यूज़ है, फॉर्मर डच PM ड्राइज व्हेन एक्ट, वाइफ डाई बाय यूथेनेशिया, व्हाट इज द लॉ एंड हाउ इट इज इनेक्टेड। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो ये दोनों आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानेंगे, यहाँ पे यूथेनेशिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चीजें सूट करी, सारी चीजें हुई, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिर प्रजनन हुआ और बच्चे भी अब हो रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग आप में से ये कहेंगे कि सर क्या अच्छी चीज है, काफी सारे चीतास तो मर गए ना। देखो, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार बहुत सारी कंट्रीज ने ट्रांसलोकेशन करने की एनिमल्स की ट्राई करी है। जब भी करा जाता है ना, तो उसमें कुछ काउंटिंग मान के चली जाती है कि इतनों की मृत्यु होगी। क्योंकि आप खुद सोचो, आज आप यहां रह रहे हो, आपको अचानक से मैं ले जाके अभी अंटार्कटिका छोड़ दूं, इतनी ठंड है, नहीं कस्टमाइज नहीं हो पाओगे, टाइम लगेगा, पर 6, 7, 8 महीने बाद हो जाओगे। आई रिमेंबर, मेरी क्लास में एक लड़का था अलीम, ही बिलोंग्स फ्रॉम कश्मीर। तो हम लोग इस समय की ठंड में, कॉलेज में, दिल्ली में अच्छी ठंड पड़ती है, स्वेटर और सब पहन के आते थे, वो सिर्फ टी-शर्ट में आता था। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुझे ठंड नहीं लगती क्या? तो उसका रीजन उसने यही रीजनिंग दी कि यार कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है और मैं उस ठंड का आदी हूं, तो मुझे यहाँ पे ठंड नहीं लग रही है। तो बॉडी को कस्टम करने में टाइम लगता है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है ना, इसको 2-3 साल में देखना गलत होगा। इसको आप 10, 15, 20 साल के गैप के बाद जब देखो, और अगर तब ये लगे कि हाँ अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तब दिस कुड बी टेल अस की एक फेलियर है। क्या था ये पूरा, इसको समझ लेते हैं वंस फॉर एन ऑल। चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, आपको ये फोटो याद होगी, मोदी जी जो हैं वो देख रहे थे जब KNP में ये चीताज आए थे, कूनो नेशनल पार्क में। चीता के बारे में पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ चीता जस्ट अंडर 7,500 इंडिविजुअल ग्लोबली। IUCN रेड लिस्ट में चीता जो है वो वनरेबर की कैटेगरी में आते हैं। एशियाटिक चीता जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड। 2 चीताज हैं, एक नॉर्मल चीता जो वनरेबर है, एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। ये चीज समझना, भारत के अंदर ना पहले एशियाटिक चीता पाए जाते थे, बट हमारे यहाँ पे एशियाटिक चीता खत्म हो चुके हैं। तो अब हम अफ्रीकन चीता को भारत में लेके आए हैं। कहां से लेके आए? साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से लेके आए हैं। नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, नामीबिया, अफ्रीकन कंट्रीज से लेके आए। मैं साउथ अफ्रीका बोल रहा हूं, ओह पता नहीं क्या हो गया। चलो, इसके बाद देखो भारत में चीता खत्म क्यों हुआ, पहले मैं आपको यही बता देता हूं। हमारे यहाँ पे देखो ना, लोग इसको एज ए प्राइड समझते थे। होता क्या था, बहुत छोटे से होते थे साइज में, एशियाटिक चीता साइज में छोटे होते थे, पर बहुत भागने में तेज होते थे। तो लोगों ने ना इसको एज ए शान का सिंबल रखा। आप ये देखो, ये एक्चुअल फोटोज हैं, किसी ने अपने चारपाई से बांध रखा है। जैसे आज की डेट में आप काऊ वाऊ को देखते हो, लोग इसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो लोगों ने बहुत इसको पकड़ा, और उस समय कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये सब तो होता नहीं था, पुलिस का कोई ये तो नहीं होता था ना कि एनिमल्स को शिकार होने से रोकना है, या ये है। राजा ही किंग होते थे, राजा लोग भी करते थे, उनकी प्रजा भी करती थी। तो इट इज द फास्टेस्ट terrestrial animal on earth. The cheetah is the only large carnivore that got completely wiped out from India, mainly due to overhunting and habitat loss. The word cheetah is of Sanskrit origin meaning venerated, adorned और painted. जो पेंटिंग होती ना, धब्बे पड़े होते हैं, उसी से मतलब है चीता का। एम्परर अकबर के आसपास, एम्परर अकबर के पास 1000 चीताज होते थे, ऐसा बोला जाता है। ग्वालियर रीजन में चीता वेरी लॉन्ग टाइम तक देखे गए। Various states including ग्वालियर एंड जयपुर यूज्ड टू हंट चीता। अब ये आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगा, इसको देखना। आई थिंक
ये भारत के एक राजा हैं जो आखिरी 3 चीता थे ना भारत के, वो इन्होंने शिकार किए थे और उसके साथ ये फोटो खिंचाई थी। कितना अच्छा काम किया था, ऐसा फोटो खिंचा के इनको लग रहा है। द कंट्रीज लार्ज स्पॉटेड चीता डाइड इन सेल फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन 1948 एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द कंट्री इन 1952। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह, द रूलर ऑफ एन स्मॉल प्रिंसली स्टेट इन टुडे छत्तीसगढ़, शॉट इंडियाज लास्ट 3 सर्वाइविंग चीता। तो ये सब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसमें देखो ये भी बहुत गलत होगा कि हम पहले जमाने के लोगों को बहुत ज्यादा इसमें क्रिटिसाइज करें, ठीक है, बट उस समय जब रूल्स रेगुलेशन नहीं होते थे तो उन्होंने जो किया वो कर दिया। पर पॉइंट ये कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। मतलब इस तरीके से आप देखिए फोटो खिंचाई जा रही है, वो भी ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने वाले हैं, तो अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, जो हो गया है वो हो गया। तो इन्हीं सब की वजह से भारत में जो है ना चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे और फिर हमारे देश में डिसाइड हुआ कि भैया चीताओं को वापस से लाया जाएगा अफ्रीकन कंट्रीज से। देखो ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी की गवर्नमेंट में डिसाइड हुआ था, ये 1980 से ही चल रहा है कि चीता को लाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से भारत में, इनको पनपा के देखते हैं कि टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। इस तरीके की चीजें बहुत चल रही थी, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट का उस पर डिले लग गया, कभी क्या हो गया, फिर फाइनली ये हो पाया। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में देख लेते हैं। पहला प्लान टू इंट्रोड्यूस द चीता ये हुआ था 1970s में ड्यूरिंग नेगोशिएशंस विद ईरान, ठीक। ईरान में क्या है ना, आज भी एशियाटिक चीता हैं, बहुत ही कम है लेकिन हैं। तो पहले हम यही चाह रहे थे कि एशियाटिक चीता ही लाएं, लेकिन ईरान ने पहले भी मना किया और अभी भी मना किया है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो है ईरान के चीता एशियाटिक हैं और इंडिया के एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, उन्होंने नहीं दिया फिर, ठीक है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई लाने पे मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। फिर क्या हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया इज बीइंग डन अंडर द प्रोजेक्ट चीता विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंट लार्ज वाइल्ड लाइफ कैरियर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में इसको लाया गया। कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में 1981 में बनाया गया है एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2018 में इसको स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। खटियारी गेट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अंडरवे टू बिकम इंडिया सेकंड होम फॉर द एशियाटिक लॉयन। वहां लॉयन लिखा है, चीता नहीं लिखा है, ठीक है। डिफरेंस क्या है एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीता में? एशियाटिक चीता साइज में छोटे होते हैं, अफ्रीकन चीता थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, थोड़े डार्क कलर के होते थे। एशियाटिक चीता थोड़े लाइट कलर के होते हैं। अफ्रीकन चीता वनलेबर में है, ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है, सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। एशियाटिक अब कितने कितने क्या हैं ये कोई मतलब का हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा चीता प्रोजेक्ट। चीता पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अब चीता के बारे में जान के आप लोग एकदम चीता हो जाओ, है ना, ऐसा नहीं है, थोड़ा ये नोट्स में डाल देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। तो हम आएंगे कि कंटेक्स्ट क्या है और क्यों हम आज की डेट में इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो टर्म है यूथेनेसिया, ये एक ग्रीक जिसका वर्ड से आई है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है गुड डेथ, ठीक है। गुड डेथ से आप समझ सकते हो कि यूथेनेशिया क्या कहना चाहता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, टर्मिनेशन ऑफ पर्सन्स लाइफ टू एंड देयर सफरिंग यूजुअली फ्रॉम एन इनक्यूरेबल और टर्मिनल कंडीशन, ठीक है, जिसको हम मर्सी किलिंग का नाम भी देते हैं। अब थोड़ा सा ना टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया जान लेते हैं। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया, एक है एक्टिव यूथेनेसिया, दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, इसमें जैसे आपको एक इंजेक्शन में पॉइजन देके मार दिया गया। और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, जैसे कि आप वेंटिलेटर पे हो तो वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया। देखो दोनों के बीच में ना डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। एक्टिव यूथेनेसिया में सामने वाले बंदे को किसी तरीके से मारा जाता है, उसके ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी करी जाती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। बट पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि जैसे उसकी कोई कंडीशन है, वो कोई दवाई खाता है तो उसको दवाई देना बंद कर दो, वो मर जाएगा। तो दिस इज व्हाट पैसिव यूथेनेसिया। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, वही चीज जो मैंने बोली है वो यहां पे लिखी भी हुई है। इसके बाद 2018 के अंदर अब हम कंटेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा और एक लास्ट बैकग्राउंड देख लो, फिर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट पे आके इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया था, लैंडमार्क रूलिंग थी अरुणा शहनबॉग केस के अंदर। तो अरुणा शहनबॉग केस के अंदर यूथेनेशिया को लीगल बताया गया था, बट
पैसिव यूथेनेशिया को। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर अरुणा शहनबॉग केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को इंडिया में लीगल कर दिया था। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा आईपीसी के भी सेक्शंस देख लो थोड़ा सा। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइज अटेम्प्टेड सुसाइड। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 सब क्लॉज 1। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी तो क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को, क्योंकि यूथेनेशिया क्या है, काइंड ऑफ यही है ना कि सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। बट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का जो सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 है ना, ये कहता है कि अगर एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड shall be presumed unless proved otherwise to have several stress and shall not be tried and punished under the said code। मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी और वो किसी सफरिंग से जूझ रहा है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो ये कौन कहता है, ये आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 कह रहा है। वही सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइज अटेम्प्टेड सुसाइड, जिसको हम अटेम्प्ट टू सुसाइड के भी वो बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे यूथेनेशिया लीगल है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और बहुत सारी इसके अलावा 2-4 कंट्रीज और हैं। अब प्रेजेंट पे हम आते हैं कि सर अब ये आपने तो पूरी कहानी बता दी, अब ये बताओ कि कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 में अपनी जब इस केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को भारत में लीगलाइज किया था तो सर्टेन गाइडलाइंस दी थी कि भाई इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यूथेनेशिया पैसिव वाला हमारे यहां लीगल होगा। अब ना उस गाइडलाइंस में कुछ चेंज किए गए, क्योंकि वो जो गाइडलाइंस दी गई थी ना उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी उसको फॉलो करने में। चलो देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस दी थी और क्या चेंज किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस दिया था, ठीक है, आपको पता है 2018 में केस का नाम हमने देख लिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स जो है वो पैसिव यूथेनेशिया के लिए दिया हुआ होना चाहिए। अब ये क्या है, ये है क्या चीज, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव मतलब ये क्या है कि आपकी कोई लिविंग विल होगी, उसमें आप लिखोगे कि अगर भाई मेरे साथ फला फला चीज हुई है तो मेरे को फिर लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए। यही तो पैसिव यूथेनेशिया हुआ ना। देखो, अगर आप वेंटिलेटर पे हो तो तब तो आप किसी को नहीं बोल सकते ना कि मुझे पैसिव यूथेनेशिया चाहिए, तो आप पहले ही बोल के जाओगे। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। तो इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस थी पहले, वो क्या थी, वो ये थी कि सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड इट वाज सीन एज ए वाइटल रिकॉग्निशन ऑफ बोथ पेशेंट ऑटोनॉमी ओवर एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस एंड राइट टू डिग्निफाइड दैट। ठीक है, ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, देखो जब आप एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स देते थे 2018 से पहले, तो आपको ना ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इसका साइन करवाना होता था। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप यहां पे देखिए स्लाइड से, मैं सामने से भी हट जाता हूं। पहले क्या था, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पूरा पहले ही इसको साइन करवाना होता था, बट अब यहां पे चेंज कर दिया है। अब क्या किया है, इट कैन बी अटेस्टेड बिफोर अ नोटरी और अ गेस्टेड ऑफिसर, और इंस्टेड ऑफ मजिस्ट्रेट इट इज enough if the notary or officer is satisfied that the document is executed voluntarily without coercion or inducement and with full understanding। समझ में आया, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था, पहले इसके अंदर ना एक गार्जियन का नाम देना था या एक क्लोज रिलेटिव का नाम देना था, बट अभी जो नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसमें इन्होंने कहा है कि आप एक से ज्यादा का दे सकते हो। देखो एक ऐसे एग्जांपल से समझो, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, अब उनको पैसिव यूथेनेशिया के लिए उन्होंने एक बंदे का नाम दिया था। अब यार वो जो एक बंदा है ना वो गुजर गया और मिस्टर एक्स वेंटिलेटर पे है, तब क्या होगा भाई, तब तो मिस्टर एक्स की विल एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी, लिविंग विल। तो फिर क्या किया गया इसके लिए, अब ये कहा कि आप एक से ज्यादा नाम दे सकते हो। ठीक है, चलिए और तो कुछ इसमें पहले वाली स्लाइड में तो बचा नहीं, एक बार देख लेता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो क्या किया गया, पहले यहां पे ये था कि देखो किसी ने ये जो लिविंग विल दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे को अगर ऐसे सिचुएशन में मैं जाऊं तो मुझे पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए, तो पहले क्या था कि जो मजिस्ट्रेट है जो परमिशन देता था, जिसके सामने ये सिग्नेचर एंड सारी चीजें होती थी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि ये जो है
ये इसके फैमिली पर्सन्स और जो भी उसके जानने वाले लोग हैं उनको इसकी हार्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड करे कि भाई आपका बंदा जो है इस तरीके की चीजें कह रहा है। लेकिन अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज किया है और कहा है कि जो बंदा ये यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया के लिए अपनी लिविंग विल बना रहा है, अब इसी को हैंड ओवर करना है अपने गार्जियन को या जिसका भी नाम उसने इसके अंदर लिख रखा है कि मैंने इस तरीके की लिविंग विल जो है वो बनाई है। और यहां पे ये भी कहा गया है कि ये रिकॉर्ड जो हैं वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अंदर भी शामिल करे जाएंगे। फिर देखिए और भी कुछ चीजें करी गई हैं। क्या करी गई हैं, जैसे मान लो पहले जो है ना मिस्टर एक्स ने कहा कि मेरे पास लिविंग विल है और मैं पैसिव यूथेनेशिया चाह रहा हूं, मतलब उनके रिलेटिव्स ने ऐसा कहा, क्योंकि मिस्टर एक्स जस्ट इन केस मान लो कि वेंटिलेटर पे हैं और अब उनके वेंटिलेटर से बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, तो वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं 6-7 महीने से। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मिस्टर एक्स के जब फैमिली मेंबर जो भी उस नाम लिखा था जिनका भी, उन्होंने जब डिमांड करी पैसिव यूथेनेशिया की, तो हॉस्पिटल जो ना है वो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। अब प्राइमरी मेडिकल बोर्ड इसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या होना है कि नहीं होना है। एक बार प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेशन के बाद पहले जो है ना वो सेकेंडरी बोर्ड बनाना पड़ता था, जो मजिस्ट्रेट होते थे उनको। लेकिन अब यहां पे ये चेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर और कहा है कि सेकेंडरी बोर्ड भी जो है अब वो हॉस्पिटल ही बना सकता है जिसके अंदर डॉक्टर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अंतर समझ में आया। तो पहले जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर आ जाता था, मैंने मजिस्ट्रेट बोल दिया, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर आ जाता था कि उसे सेकेंडरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता था। बट अब जो है ना ये नहीं रह गया है, अब ये आपका सिंपल हॉस्पिटल भी कर सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां पे हमने देखो पैसिव यूथेनेशिया के बारे में जाना, यूथेनेशिया के बारे में जाना, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस जानी जो इससे रिलेटेड हैं, और हम अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट भी समझ गए कि अरुणा शहनबॉग केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस दी थी, पर उस गाइडलाइंस को अब चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है मैंने आपको बताया। पहले जो चीजें थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट अभी उसको इजी पीजी कर दिया गया है कि थोड़ा सा अगर कोई चाहता है पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू फ्यूचर में अपनी लाइफ को उस तरीके से खत्म करना कि उसको इतना पीड़ा सहना ना पड़े, इतना प्रॉब्लम सहना ना पड़े, तो उसके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएं कंपेरेटिवली टू द लेटर जो पहले गाइडलाइंस आई थी इसके ऊपर। लास्ट में देखो अगर हम आर्टिकल पढ़ेंगे जहां से मैंने उठाया है, द हिंदू में आया था, कल का आर्टिकल था ये। आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में एक नॉर्डिक वाला आर्टिकल ठीक है, बाकी कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना अच्छा नहीं है, पर ये वाला कल हिंदू में आया था, कल छूट गया था, तो आज इसको कवर किया है इसमें अलग से भी बहुत सारे पॉइंट्स डाल के। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लास्ट में एक बात ये भी लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट तो अपने गाइडलाइंस जो भी दे ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो है ना वो ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई लॉ लाना चाहिए जिससे कि चीजें बेटर तरीके से रेगुलेट हो पाए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए एक न्यूज है, नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन, ये भी द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है पहले थोड़ा सा जान लो कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, इनको जो है ना आपकी नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, दीज कंट्रीज आर कॉल्ड एज नॉर्डिक कंट्रीज। अभी हुआ क्या है कि स्वीडन एंड फिनलैंड के लीडर्स जो है ना वो भारत आ रहे हैं यात्रा के लिए, तो इसी से रिलेटेड अभी न्यूज ये आई है कि भाई भारत के लिए इनकी यात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया भी अब धीरे धीरे जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। हम भी कह रहे हैं कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो फ्यूल्स आते हैं उसको धीरे धीरे बाइकआउट करना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करना है। और जो ये नॉर्डिक कंट्रीज है ना भाई, ये बहुत आगे हैं इन मामले में, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा इनके ऊपर काम किया हुआ है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा था न्यूज के अंदर कि भाई नॉर्डिक कंट्रीज आएंगे, स्वीडन, फिनलैंड, तो हम जो है उनसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी सारा चीजों को लेके एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात